स्वागत है। अभी यूपी ट्रिपल एससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, जो कि पेट एग्जाम को लेकर के था। छात्रों में बहुत बड़ा उलझन थी कि किस तरह से पेट एग्जाम होगा, कैसे उसका सिलेबस होगा। हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ताकि आप एक अपनी अच्छी रणनीति बना सकें। क्योंकि किसी एग्जाम को पास करने के लिए एक अच्छी रणनीति और सिलेबस पर आपकी पकड़ होना बहुत आवश्यक है। देख लेते हैं हम इसको कि देखिए, उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा, जो अधीनस्थ सेवा आयोग है लखनऊ, इसने 20 फरवरी 2021 को जो पेट एग्जाम है उसका सिलेबस जारी किया है। ये उनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसमें बाकी जो मैटर मिला है वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन ये देखते हैं कि इन्होंने क्या फॉलो किया है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे। तो उन्होंने प्रश्नों की जो संख्या है, यानी पेट जो एग्जाम है इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 100 है, और जो समय दिया है वो 2 घंटा दिया है, यानी 120 मिनट दिया है। 120 मिनट है और पूर्णांक आपका 100 दिया है। सबसे महत्वपूर्ण और ये छात्रों के लिए अच्छी बात है कि इस सिलेबस ने बता दिया है कि बड़ा भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहेगा और छोटा भाई यूपी ट्रिपल एससी रहेगा। क्योंकि छात्र को यही नहीं मालूम होता था हमें पढ़ना क्या है, मतलब सिलेबस में है कुछ और डीपली कुछ और पढ़ाते रहते थे। यूट्यूब की मैं अपनी एक्सीलेंसी के चक्कर में जो टीचर है वो इतना डिटेल चले जाते हैं कि बच्चे उसमें घुमा रहते हैं। तो इस बात की कमी को बहुत अच्छी तरह से ये आप यूपी ट्रिपल एससी को आप धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने बाकायदा सेक्शन वाइज के कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे उसके निर्धारित अंक भी आपको यहाँ पर अपने जो पाठ्यक्रम उसने जारी किया है उसमें स्पष्ट कर दिया है। इसमें जो पहला जो उन्होंने टॉपिक है वो भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास लगभग सारे एग्जामों में आपके अहम रोल खेलता है, लेकिन भारतीय इतिहास को उन्होंने 2 सेक्शन में बांट दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री है जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा गया है, और एंशिएंट और मिडाइवल को उन्होंने भारतीय इतिहास के सेक्शन में शामिल किया गया है। यहाँ पर जो अंक हैं वो कितने हैं, 5, यानी 5 अंकों के ये से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत वंश। अभी दूसरा इसके नीचे और भी सेक्शन है, हम इसका देख लेते हैं। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ किया है। इसका मतलब है इसमें जो पाषाण काल यानी स्टोन एज जो है या ताम्र पाषाण जो काल है उसको शामिल नहीं किया है। दूसरा महत्वपूर्ण है यहाँ वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति से मतलब है कि इसमें वैदिक की सारी चीजें अब आ जाएंगी, उसकी सामाजिक सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसकी जो आपका जो धार्मिक व्यवस्था थी और कैसे इनका विकास हुआ, इसका लेवल क्या था, इससे संबंधित सारा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म में इन्होंने गौतम बुद्ध और जीवनी और उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया है। इसका जो स्तर है, ये जो पूरा सिलेबस है इसमें उन्होंने कह दिया है कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 10+2 लेवल के स्तर से पूछेंगे। तो ये जो टॉपिक है, बहुत अभी बता दे रहे कि बहुत आसान सिलेबस आ गया है, ऐसा नहीं है। ये सारे टॉपिक इससे पहले ही पूछे जाते थे, बस इस आयोग ने क्या किया, इसको स्पष्ट कर दिया है कि अब मेरा फोकस किस सेक्शन में रहेगा। बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में आपकी पूरी गौतम बुद्ध और उनकी जीवनी रहेंगी। जैन धर्म में महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाएं रहेंगी। मौर्य वंश से सम्राट अशोक है। मैं देख रहा था कि अभी लगातार जो हमारे जो साथी थे बोल रहे थे कि यार नहीं, इससे केवल अशोक आएगा। फिर था मौर्य वंश में जो 90% आपका भाग है, जो हिस्ट्री का भाग है, वो सम्राट अशोक का ही है, इसमें नो डाउट। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मौर्य वंश की यानी सम्राट अशोक की जानकारी देने वाले ग्रंथ या उस वक्त जो विदेशी ग्रंथ है वो उसको कैसे इग्नोर हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसकी जो अशोक के इतर जो भी मौर्य वंश है, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, और परवर्ती जो मौर्य काल के जो शासक हैं, उनकी साउंड नॉलेज जरूरी है। क्योंकि 10+2 लेवल से तो इन सब का उल्लेख किया ही गया है, मगध का उत्कर्ष दिया ही दिया है। तो ये इन्होंने इन कैटेगरी को स्पष्ट कर दिया गया कि यहां हमारा फोकस रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो है उसकी साउंड नॉलेज जो कि आपकी स्टेट लेवल की किताबों में और एनसीईआरटी की जो किताबों में है वो उसमें जो शामिल है वो जरूर क्वेश्चन बनेंगे, वहां से उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे गुप्त वंश है और उसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त थी, यानी इस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण बात कर दिया है कि किस काल का जो प्रतापी शासक है उसकी शासन व्यवस्था, उसकी संस्कृति, उसके समय जो क्या चल रहा था इस देश में, उनसे लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी लेवल से आपकी स्टेट लेवल की और एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। तो एक मन से भ्रम हटा दीजिएगा कि केवल इन्हीं टॉपिक, जैसे समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त के बाद किसी अन्य से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशल हाईलाइट किया है कि इनको हम विशेष फोकस में
रखेंगे। हर्षवर्धन और राजपूत काल है। अब राजपूत काल में आप चंदेल शासक पढ़ेंगे, राजपूताना का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण होगा उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट तो उन्हीं से नहीं तो इनडायरेक्ट तो रिलेटेड है ही है। जब राजपूतों का संघर्ष आएगा तो कैसे आप मोहम्मद गौरी का संघर्ष को भूल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने केवल राजपूत काल है तो केवल चंदेल, प्रत्यार, गुर्जर इनको ही याद करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी रणनीतियां, उनकी लड़ाइयां, उनके प्रमुख जो युद्ध हुए हैं उससे क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। साथ ही इसके दूसरे सेक्शन में आप देखिए कितना उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल पूरा कुछ नहीं कहा है। मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज, अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जो सल्तनत काल है, केवल सल्तनत काल उन्होंने दे दिया तो उसमें सारे वंश आ जाएंगे, उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाए, उनके समय कौन सा धर्म आया, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। इसकी साउंड नॉलेज लेते हुए, डीपली नहीं है, उसके क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो अलग रहेगा। यहां पर वन लाइनर के टाइम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्षेत्र पूरा कवर करेगा। जैसे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में जरी कलम की उपाधि किसने दी, सम्राट जो बादशाह जहांगीर ने कौन सा सिक्का जारी किया, अकबर ने कौन से सिक्के जारी किए, यानी कल्चर कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, स्थापत्य कला में क्या परिवर्तन आए, ये सारा का सारा वन लाइनर क्वेश्चन, और ये 10+2 लेवल तक काफी डीपली दे रखा हुआ है, तो इसे हल्के में नहीं लेंगे, पहली बात है। तीसरा हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां पर भी हमारे 5 अंक दिए गए, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है इसके भी 5 कर दिए, यानी इतिहास को लेकर के आपके पास 10 अंक आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये 10 अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें स्वाधीनता आंदोलन, प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। वैसे भी जो आपका आधुनिक भारत है उसमें गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके आंदोलन की बहुत भूमिका है, उनको स्पष्ट रूप से खोल दिया गया कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। फिर हम बताते हैं UPSSC में महात्मा गांधी को लेकर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। गांधीवाद उनके सिलेबस में पहले भी शामिल था, बस इस बार उन्होंने उसे और क्लियर कर दिया है। पहले मेंस में इससे क्वेश्चन भी आते थे। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का, यानी क्रांतिकारी जैसे जो उग्र राष्ट्रवाद था हमारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग काकोरी कांड जैसे अंजाम को दे रहे थे, क्रांतिकारी थे और उन्होंने हथियार उठा लिए थे, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। विधायी संशोधन यानी और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को उन्होंने स्पष्ट खोल दिया है। इसका मतलब है कि वो संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन यहां से पूछेगा। संवैधानिक विकास में उतना डीपली तो नहीं जाएगा, लेकिन उसने बता दिया कि विधायी संशोधन क्या थे और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 है। तो विधायी संशोधन में तो सारे एक्ट ही आ जाते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्पेशल रूप से उस पर शामिल किया गया है। अब देखते हैं इसका भूगोल। भूगोल में देखिए बहुत यहाँ तो क्लियर कट उसने जवाब दे दिया कि मुझे भारत और विश्व की भौतिक भूगोल चाहिए। उसमें नदियाँ चाहिए, कहाँ से नदी उत्पन्न होती है, कहाँ गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, साथ ही पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन संपदा, वन तो पर्यावरण में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और खनिज संसाधन। भारत और विश्व का राजनीतिक भू, यानी पॉलिटिकल मैप भी है कि कौन सा देश कहाँ पर किसको सीमा को स्पर्श करता है, वहाँ की कौन सी राजधानियां हैं, ये सारा कुछ इस सेक्शन में आएगा। जलवायु, मौसम, टाइम जोन, और हाँ जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत जनसंख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही बहुत से जो लोग प्रवासी लोग हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और ऐसी समस्या शरणार्थी की समस्या है वहाँ पर खोल दिया गया है। और ह्यूमन जो का जो मूवमेंट है ज्योग्राफी दृष्टि से कौन सी जनजाति कहाँ पर प्रवास की गई है, इस सेक्शन को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं आपको पूरा टू द पॉइंट एक एक चीज़ इस पे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है। बाद में फिर आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे तैयारी करके आपको बहुत सस्ते में आपके लिए एक क्लास भी लेने वाले हैं। और इसकी 26 जो फरवरी है, तो 26 फरवरी को हमने इसका एक रखा है कि 26 फरवरी तक जो भी हमारे यहाँ ज्वाइन करेगा लखनऊ में, हमारे यहाँ लखनऊ में मात्र हम उसे 500 रुपये में ये पूरा पैट एग्जाम की तैयारी कराएंगे। इसे पूरा होल सिलेबस कंप्लीट शामिल किया जाएगा। इस पैट एग्जाम में हम आपको सुविधा जो देंगे मात्र 500 रुपये में। ध्यान मैं आपको पहले बता दूं, मैं सिंचाई विभाग में पहले नौकरी करता था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद से मैंने रिजाइन किया हुआ है। उसके बाद मैं ये पढ़ा रहा हूं और 2000 से लगातार जो बुंदेलखंड में लोग रहते हैं, बच्चे जानते होंगे कि वहाँ मैं उन्हें लगातार सेवाएँ, नौकरी में भी जब करता था तब सेवाएँ देता रहा था। अब
नौकरी से इस्तीफा देने के बाद में केवल उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जिन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मात्र 500 रुपये में अब क्या क्या इसमें कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको पूरी पीडीएफ देंगे, पीडीएफ प्लस आपको डेली ऑनलाइन टेस्ट भी आपका रहेगा और ऑफलाइन के टेस्ट आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए जाएंगे। अगर आप सेंटर पे रहते हैं तो आपको हार्ड कॉपी में टेस्ट होंगे। ये सब सारी चीजें, इसी साथ आपको प्रत्येक जो टॉपिक है इसका वीडियो लेक्चर्स भी देंगे। जैसे मैंने योजना आयोग पढ़ाया तो योजना आयोग की पीडीएफ मिलेगी और योजना आयोग की क्विज का वीडियो भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको हम सेक्शन वाइज सेक्शन, टॉपिक वाइज टॉपिक सारा इसमें कवर कराएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट हमने रखी है कि 26 फरवरी है। 26 फरवरी तक, यानी हमारे जो भी छात्र इसमें शामिल होना चाहते हैं तो 8604987816 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लिख देंगे ज्वाइन पैट, ज्वाइन जब पैट लिख देंगे तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। तो जो हमारे छात्र हैं हम उनको इस बैच में शामिल कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर ऑफलाइन चाहेंगे तो है, वो दोनों की फीस हमने मात्र 500 रखी है और ये टिल एग्जाम तक है। और इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अन्य एग्जाम के लिए भी ये अलाउड रहेगी। ये एक तरह से आपकी 500 रुपये की एक मेंबरशिप है जिसमें हम आपको हार्ड कॉपी से लेकर के बहुत कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो मैं यही बात कर रहा था कि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको पूरी रणनीति मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए उस रणनीति की आगे क्रम में हम जब चलते हैं तो हमें मिलती है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां से भी 5 क्वेश्चन है, लेकिन इस भारतीय इकोनॉमी को आयोग ने 3 सेक्शन में बांट दिया है। पहला क्या है कि 1947 से 1991 तक है इसमें, यानी जो उदारीकरण है, उदारीकरण के चरण से पहले का सेक्शन है जो 1991 में उदारीकरण से स्टार्ट हुआ और उदारीकरण से अब तक को भी उन्होंने 2 भाग में बांट दिया है। कहां पर 2004 के बाद, यानी 1991 से लेकर के 2014 के बीच में क्या सुधार हुए, यानी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में क्या सुधार हुए हैं। इसमें कृषि सुधार क्या है, ढांचा का सुधार क्या है और श्रम सुधार क्या है। ये सारी जो चीजें हैं ये यहां पर आपको मिलेंगी। और इसमें खासकर क्या शामिल किया गया, आर्थिक सुधार के रूप में और जो परिवर्तन आया, ढांचा के रूप में जो परिवर्तन आया हुआ है उसमें जीएसटी को लेकर के बहुत स्पष्ट क्लियर कर दिया गया, यानी जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी दोनों को शामिल किया गया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल किया गया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल किया गया है। अब देखो इसमें लिखा हुआ भारतीय संविधान और संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि संविधान निर्माण नहीं पूछेगा साउंड नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो आपके 10+2 लेवल तक की किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें राजकीय नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे संविधान शामिल किए गए हैं। मौलिक फंडामेंटल राइट भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटी हैं। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और देखिए स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पहले ही पूछे जाते रहेंगे, बस इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो ये एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। किसी एग्जाम को सफल होने के लिए ये हमें क्लियर होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में है, मैं उतना ही पढ़ूंगा। ठीक है, अब आया सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को लेकर के बहुत लोगों ने हल्का जो कमेंट किया है वो मैं अपने छात्रों को बता देना चाहता हूं कि 10+2 लेवल तक ठीक ठाक आपकी साइंस है। जो 10+2 लेवल तक की साइंस कर लेता है वो अच्छे से अच्छे एग्जाम जो एनडीए सीडीएस है उसमें भी उसी से संबंधित पूछा जाता है। पीसीएस आईएएस में भी 10+2 लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन इसका लेवल 10+2 है तो इसे डीपली लेंगे। और ये यूपी-SSC है वो साइंस को लेकर के बहुत अच्छे गंभीर प्रश्न बनाता है। तो इसको लेकर के आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसकी बहुत डिटेल आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। कोई एग्जाम यूपी-SSC है तो बच्चा एग्जाम है ऐसा नहीं है, ना ही कोई हलवा एग्जाम है। प्रारंभिक और अंगणित की जो एलिमेंट्री जो अर्थमेटिक है उन्होंने क्या कर दिया है, इसमें सिलेबस छोटा कर दिया। उन्होंने नंबर सिस्टम दे दिया है, परसेंटेज है, परसेंटेज कब दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि परसेंटेज से जो रिलेटेड है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी जहां परसेंटेज लगता होगा, चाहे लाभानी हो, छूट हो, या आपका जो मेंसुरेशन में जो क्षेत्रफल जो 2D होती है कि उसमें प्रतिशत की वृद्धि है, वे सारा का सारा एक ही सेक्शन में शामिल कर दिया गया है। साधारण अंगगणितीय समीकरण है, वर्गमूल और अब देखिए वर्ग और वर्गमूल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो घनमूल नहीं पूछेगा, लेकिन उसका फोकस उन्होंने कर दिया कि हमारा लेवल रहेगा वो 21 लेवल पे रहेगा। घातांक और घात
और औसत। यानी एक तो बात क्लियर है कि जो शॉर्ट ट्रिक और बहुत डिटेल के चक्कर में जाने क्या क्या पढ़ा देते, वहां से छटनी आयोग ने कह दिया है कि मेरा नजरिया स्पष्ट रूप से मैं इतना ही पूछूंगा, इसे संबंध पूछूंगा और उसका लेवल भी मैंने बता दिया है। तो जो बहुत एसएससी के लेवल डीपली हो जाते थे वो लेवल तो यहां पर नहीं रहेगा। हिंदी को लेकर के भी बहुत क्लियर कट कर दिया, क्योंकि छोटा कर दिया काफी सिलेबस है। उन्होंने संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे लोकांकियां हैं, सामान्य अशुद्धियां हैं, लेखक और रचना। ये वाला सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। गद्य और पद्य के जो रचनाकार हैं, तो वैसे भी 10+2 लेवल तक क्या है, सारे लेखकों की तो जानकारी मुश्किल हो जाती है, और जो बीए का साहित्य है तो फिर वो दूसरा ही लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ भी काफी गंभीर क्वेश्चन हो जाते हैं, काफी रचनाएं मिल जाती हैं। तो ये हम देखेंगे किस तरह से हम तैयारी करें। 10+2 लेवल तक के जो भी हमारे लेखक को पढ़ाए गए हैं, उनकी रचनाएं, उनका काल हम महत्वपूर्ण तरीके से उसे याद करेंगे। साथ ही इसमें उन्होंने अंग्रेजी को शामिल किया, जिसके 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं अंग्रेजी के, और इसमें अंग्रेजी व्याकरण है। तो 10th लेवल तक की इसमें व्याकरण पूछी जाएगी, और साथ ही यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये 5 नंबर में व्याकरण और जो गद्यांश है उससे संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। रीजनिंग है, रीजनिंग में पूरा ऐसा कर दिया है कि 5 अंक हम पूछेंगे, जिसमें बृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध है, ब्लड रिलेशन है, समूह से भिन्न से अलग करना है, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो इसमें कोई नया नहीं है, वही सारी रीजनिंग है, वो आप लोग को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा इसके टॉपिक में क्वेश्चन कराएंगे। साथ ही हम इस पूरे सेक्शन में आपको 10,000 जो प्रश्न हैं जीएस के और 5,000 मैथ, ये हमारा टारगेट है कि हम ये पैट जो आपको 500 रुपये में पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें इतने क्वेश्चन 10,000 आपके जीएस और बाकी जो आपका हिंदी इंग्लिश को मिला करके हैं, और 500 मैथ, जो 500 जो क्विज हैं आपको मैथ और रीजनिंग को हम आपको हल कराएंगे। तो इसको आगे चलते हैं। अब जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में क्या है कि इसमें शामिल कर दिया गया है भारत और पड़ोसी देश, देश और राजधानी है। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके आपको जैसे लूसेंट, इसके लिए मुझे लूसेंट पर्याप्त रहेगी इस सेक्शन के लिए। और यूपी SSS के छात्रों को मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं लूसेंट की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूपी SSS ने जो एग्जाम दिया है उसमें लूसेंट अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। हम आपको तो नोट्स उपलब्ध कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके टेबल पर लूसेंट बुक्स का होना अब पेट के लिए अनिवार्य है। यहां देखते हैं हिंदी। हिंदी का जो गद्यांश है, विवेचन और विश्लेषण है, ठीक है ना, और यहाँ का जो अंक है बहुत महत्वपूर्ण है, ये 10 अंक है। तो इस तरह से बहुत बैलेंस ये चीज़ बना दी गई है आपके लिए। तो आप अब इसमें लग जाइए अच्छी तरह से। और ये जो नेक्स्ट जो DI, इसमें DI से जरूर क्वेश्चन आएंगे, और 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, और तालिका व्याख्या विशेष वाली में आपका 5 प्रश्न रहेंगे। ये भी आपके टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 10 अंक, यानी ये 20 नंबर की तो ये केवल यही आएगी। तो बहुत स्पष्ट कर दिया गया है आयोग ने कि मैं किस पैटर्न पे जाने वाला हूं। तो आप बाकायदा इस पर अच्छी सी रणनीति बनाकर आज से ही लग जाइएगा, क्योंकि 50,000 प्लस वैकेंसी आपका अध्याचन में गई हुई है, और 50,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि हम आपको क्या उपलब्ध कराएंगे। आप हमें ज्वाइन पैट ये लिख करके, आप हमारे नंबर है 8604987816 पर आप हमको लिख करके भेज दीजिए, ताकि हम आपको उसमें शामिल सकें। और ये इसकी जो भेजने की लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है। हम 1 मार्च से छटनी करने के पश्चात 1 मार्च से आपको क्लास आपकी ऑफलाइन देना शुरू करेंगे। तो जो ये जो ऑफर है वो केवल आपके 200 छात्रों के लिए है। शुरुआत की जो 200 छात्र होंगे, चूँकि हमारी बैठने की जो कैपेसिटी है एक बार में वो 100 तक की है, तो हम 2 बैचेस पे लगाएंगे। तो 100 के स्टूडेंट हैं वो आपके मेरे यहाँ ऑफलाइन ले सकते हैं। केवल मात्र इसके लिए आपको 500 रुपये ही आपको पे करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। इस 500 रुपये में हम आपको PDF सारे नोट्स की, ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपका जो डाउट क्लियर करना होगा वो हम वीडियो के माध्यम से और हार्ड कॉपी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो
छात्रों, अगर आपको लगता है कि ये हमारा प्रयास आप इसमें भागीदार हो सकते हैं तो हमें तुरंत मैसेज करिए 8604987816 पर। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए। आप अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। धन्यवाद।